रोहन का जब 12वीं क्लास का रिजल्ट आता है तो वह उसमें बुरी तरह से फेल हो गया था और यह खबर उसके पिता तक पहुंच गई थी। अब जब पिता देखता है कि उसका बेटा इतनी सुख सुविधाओं के बावजूद भी फेल हो गया है तो उसके बाद उसे बड़ा ही गुस्सा आता है और वह सीधा अपने बेटे के कमरे में जाता है और उससे कहने लगता है, बेटा ये क्या है, मैंने तुझे सब कुछ दिया जो तूने मांगा, लेकिन उसके बावजूद भी तू फेल क्यों हो गया। लेकिन तभी जो बेटा होता है वह पिता के किसी भी सवाल का जवाब नहीं देता है और अपना सर नीचे की तरफ कर लेता है। अब इस बात को सुनकर पिता का गुस्सा और भी बढ़ जाता है और उसके बाद जो पिता होता है अपने बेटे से घर से निकलने के लिए कहने लगता है। कहता है कि जब तू इतनी सुख सुविधाओं के बावजूद भी फेल हो गया तो तुझे इस घर में रहने का कोई भी अधिकार नहीं है और निकल जा इस घर से। अगर कुछ कामयाब हो जाए तो उसके बाद ही वापस लौटना। ऐसा कहकर पिता तो वहां से चला जाता है, लेकिन बेटा भी इस बात को सुनकर गुस्से में आ जाता है और अपना बैग लेकर घर से बाहर निकल जाता है। मां रोकने की कोशिश करती है लेकिन पिता उसे रोकने नहीं देता और वह वहां से चला जाता है। कौन था वह बेटा और क्या होता है इससे आगे, पूरी सच्चाई के बारे में जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। मुंबई के अंदर एक परिवार रहा करता है। परिवार के अंदर माता पिता और एक उनका लड़का है जिसकी उम्र फिलहाल लगभग 12 साल है। पिता एक हार्डवेयर की बहुत बड़ी शॉप चलाया करता है और उन्होंने छोटे मोटी 2-3 वर्कशॉप भी लगा रखी हैं जिनमें हार्डवेयर का सामान वे खुद ही बनाया करते हैं और खुद ही अपनी दुकान पर भी बेचा करते हैं और इधर उधर मार्केट में सप्लाई भी किया करते हैं। यानी कि पिता का अच्छा खासा बिजनेस है, कोई भी कैसी भी दिक्कत नहीं है। और यहाँ पर जो पिता होता है वह अपने बच्चे को एक बहुत बड़े स्कूल में पढ़ाता है और उसके लिए किसी भी चीज की कमी नहीं छोड़ता है। यहाँ से उनका बेटा अपनी पर्सनल गाड़ी से स्कूल जाया करता है और स्कूल के अंदर भी उसका अच्छा खासा टोरा है और कोई भी कैसी भी दिक्कत नहीं है। पहले ऐसा कुछ भी नहीं था। यहाँ पर जो पिता चंद्रशेखर होते हैं वह अपनी पत्नी किरण के साथ इस शहर के अंदर आए थे उम्मीदों को लेकर जब उनकी शादी हुई थी। शादी के बाद वह अपने गांव को छोड़कर यहाँ पर आते हैं और यहाँ पर आने के बाद जो चंद्रशेखर होते हैं वह पहले तो कुछ दिनों तक कोई मेहनत मजदूरी करते हैं और मेहनत मजदूरी करने के बाद जब उनके पास कुछ पैसे एकत्रित हो जाते हैं तो उसके बाद अपने लिए एक छोटी सी दुकान खोलते हैं। जो दुकान हार्डवेयर शॉप थी और उस हार्डवेयर शॉप पर वे दिन रात एक करके मेहनत करते हैं और मेहनत करने के बाद उनकी किस्मत खुलती है। जब उनको ये बच्चा हुआ था तो उसी दौरान वो दुकान उन्होंने अपने पैसों से खरीद ली थी और इसके बाद यहाँ पर जो चंद्रशेखर होते हैं वह अपने बेटे रोहन को अपने लिए काफी ज्यादा लकी समझा करते हैं और इसके लिए किसी भी चीज की कोई भी कमी नहीं छोड़ते। बचपन से ही रोहन मुंह में चांदी का चम्मच लेकर पैदा हुआ था और उसके लिए किसी भी चीज की कहीं पर भी कोई कमी नहीं होती है। वह जो चाहता है वो उसे मिल जाया करता है और छोटी उम्र से ही इन पैसों का घमंड उसके अंदर बोलने लगता है। यानी कि जब भी वह कहीं किसी भी बच्चे के साथ बैठा उठा करता तो वहां पर उसके पैसों का घमंड उस बच्चे को साफ साफ दिखाई दिया करता और यहां पर जो रोहन होता है उसे अपनी बड़ाई काफी अच्छी लगा करती है। यानी कि जैसे वो स्कूल में जाया करता है तो कुछ बच्चे उसके इर्द गिर्द घूमा करते हैं और उनको देखकर वह अपने मन ही मन काफी ज्यादा इतराया करता है और सोचा करता है कि मेरे जैसा तो इस दुनिया में कोई भी नहीं है और मैं जो चाहूं वो पल भर में हासिल कर सकता हूं। इसी तरह से रोहन का बचपन बीतता है और बचपन के बाद धीरे धीरे वह जवानी में कदम रखने लगता है। जैसे तैसे करके वो 11वीं क्लास में आ गया है और अब उसकी उम्र 16.5 साल हो गई है। लेकिन यहाँ पर जब रोहन की परवरिश इस तरह से हुई है तो उसी तरह से जो रोहन होता है वह बिहेव किया करता है और यहाँ पर 11वीं क्लास के अंदर कुछ ऐसे दोस्त हैं जो उसी के पैसों पर अपना समय व्यतीत किया करते हैं। उसके लिए पैसों की तो कोई मनाही नहीं थी, वह घर से किसी भी बहाना बनाकर पैसे ले आया करता और उन पैसों से यहाँ पर ऐशो आराम किया करता। जो उसके दोस्त होते हैं वह उसके पैसों का ही खाया पिया करते और उसकी वाहवाही करते रहा करते। रोहन को भी इतना घमंड होता है अपने पैसों का कि इस क्लास के अंदर ये पढ़ा करता है वहां पर जो कोई मिडिल क्लास लड़के हुआ करते थे या लड़की हुआ करती थी उन सभी को वह नीचे दिखाने का एक भी मौका नहीं छोड़ता है क्योंकि उसके पास पैसों रुपयों की भरमार है तो कोई भी दिक्कत नहीं है और ऊपर से वो अपनी पर्सनल गाड़ी से स्कूल भी आया करता है। इसके बाद वह जो रोहन होता है वह धीरे धीरे उन आवारा बच्चों के साथ क्लब में जाने लगता है और वहां पर जाकर उसे शराब की लत लग जाती है। पहले उसका एक दोस्त होता है जिसका नाम प्रथम होता है और प्रथम के पिता के पास पैसे तो थे लेकिन उसके पिता उसे पैसे नहीं दिया करते थे। पहले उसे पैसे दिए जाया करते थे लेकिन जब उसके पिता को पता चलता है कि बेटा क्लब वगैरह में जाता है तो उसके बाद उसके पैसों को रोक देते हैं। लेकिन यहां पर प्रथम को क्लब जाने की लत लग चुकी थी और इसके बाद वह सोचने लगता है कि क्यों ना रोहन को क्लब ले जाया जाए, अगर ये क्लब जाने लगेगा तो इसके पिता के पैसों से हम भी ऐश कर सकते हैं। यही सोचकर जो प्रथम होता है वह एक दिन उससे क्लब जाने के लिए कहता
कहता है, क्योंकि उससे पहले जो रोहन होता है वह कभी भी क्लब नहीं गया था। अब यह चीज रोहन के लिए नई थी और उसके बाद वह भी वहां पर जाने की इच्छा जताता है। लेकिन यहां पर वह अपने माता पिता से क्या कहकर शाम के समय घर से बाहर निकले, यही बात सोचकर वह चुपचाप सा रह जाता है। और उसके बाद प्रीतम उसे पूछने लगता है कि क्यों, क्या हुआ भाई, क्या परेशानी है। तो यहां पर जो रोहन होता है वह बताने लगता है कि यार मैं आ तो जाऊंगा, लेकिन रात के समय तू बोल रहा है और रात के समय मैं घर से बाहर कैसे निकलूंगा। तो यहां पर प्रीतम उसे एक सादा और सिंपल तरीका बताता है और कहता है कि कह देना कि माँ बाबूजी मैं अपने दोस्तों के साथ ग्रुप स्टडी कर रहा हूं और वहीं पर रात भर पढ़ूंगा। यह बात कहकर तू हमारे साथ आ जाना और क्लब जाने के बाद हम होटल ले लेंगे और वहीं पर रात अपनी आराम से बिता लेंगे। इस बात को सुनकर जो रोहन होता है वह भी खुश हो जाता है और शाम को यही काम करता है। वह घर से अच्छी तरह से तैयार होकर निकलने लगता है और साथ में अपना स्कूल बैग भी ले लेता है। अब जब उसकी माँ पूछने लगती है बेटा कहां जा रहे हो इतनी रात को, तो वो कहने लगता है कि माँ मैं अपने दोस्त प्रीतम के यहां पर जा रहा हूं और वहीं पर हम लोग एक साथ मिलकर पढ़ेंगे। अब इस बात को सुनकर माँ कहने लगती है बेटा अगर ऐसी बात है तो तू ऐसा कर अपने दोस्त से बात करा दे। तो उसके बाद जो प्रीतम होता है वह पहले से उसने उससे कह रखा था, तो यहां पर जो रोहन होता है वह अपनी माँ की उससे बात करा देता है और प्रीतम भी झूठ बोल देता है कि हाँ आंटी यहां पर आकर हम लोग स्टडी करने वाले हैं और स्कूल के कुछ और बच्चे भी आने वाले हैं, तो सभी एक साथ मिलकर पढ़ाई करेंगे। तो पढ़ाई के नाम पर माँ भी उसे नहीं रोकती है और यहां पर उसका पिता भी नहीं रोकता है। अब रोहन जैसे ही क्लब जाता है तो वहां की चकाचौंध को देखकर उसकी आंखें फटी के फटी रह जाती हैं और वो सोचने लगता है कि ये चीज मुझसे अलग क्यों रह गई, इसको तो मैंने देखा ही नहीं। इसके बाद अब जो रोहन होता है वह हफ्ते में 3 से 4 दिन लगातार क्लब जाने लगता है अपने दोस्तों के साथ और वहां पर जाने के दौरान उसे शराब की लत भी लग जाती है और लड़कियों के साथ डांस किया करता। हालांकि उसकी उम्र छोटी थी लेकिन उन्होंने जैसे तैसे इस चीज का भी जुगाड़ कर लिया था और वह आराम से क्लब के अंदर जाया करता और मौज मस्ती किया करता। धीरे धीरे उनकी 11वीं क्लास भी कंप्लीट हो जाती है और उनका एडमिशन 12वीं क्लास में हो जाता है। लेकिन यहां पर जो रोहन होता है वह अब क्लब जाने का और शराब पीने का काफी ज्यादा आदी हो गया था और अपने उन्हीं आवारा दोस्तों के साथ रोज रोज के क्लब जाया करता। लेकिन जितना भी खर्चा हुआ करता वह सारा खर्चा रोहन खुद अपने पास से किया करता। रोहन अपने पिता के ढेर सारे पैसे उड़ाया करता है और जब वह पिता उससे पूछा करता है कि बेटा पैसे किस लिए चाहिए, तो वह तरह तरह के बहाने बना दिया करता है। कहता है कि पिताजी मैं फलानी क्लास ले रहा हूं, मैं ढेकी क्लास ले रहा हूं, और इन बातों के बहाने बनाकर वह रोज रोज अपने पिता से पैसे ले लिया करता। धीरे धीरे उनकी 12वीं क्लास के एग्जाम हो जाते हैं, लेकिन उसके बाद तक भी जो रोहन होता है उसका यही रवैया होता है। उसके दोस्त उसे फोन करके बुलाया करते और वह बिल्कुल भी उनसे मना नहीं कर पाता है और उनके कहे अनुसार सीधा क्लब में पहुंच जाया करता है, क्योंकि क्लब में जाने के बाद उसे एक राजा की तरफ फील हुआ करता था। उसके दोस्त उसके इर्द गिर्द घूमा करते और कहा करते कि यार रोहन ये फलानी चीज है और ये बड़ी अच्छी है। इसी तरह से कर करके वह उसे कई तरह के नशीले पदार्थों का सेवन करना सिखा देते हैं और यहाँ पर रोहन अब पूरी तरह से नशे में डूब गया था। धीरे धीरे अब इनकी 12वीं क्लास का रिजल्ट आने वाला होता है, लेकिन जैसे ही 12वीं क्लास का रिजल्ट आता है तो यहाँ पर रोहन को तो रिजल्ट की कोई भी फिक्र नहीं थी। वह तो अपने दोस्तों से बात कर रहा था कि अब 12वीं क्लास कंप्लीट हो गई है तो उसके बाद अब कॉलेज लाइफ को एंजॉय करेंगे और बड़ा ही मजा आएगा। दोस्त भी इस बात को सुनकर बड़े ही खुश होते हैं और कहते हैं कि हाँ यार सही कह रहा है, बड़ा ही मजा आएगा। लेकिन यहाँ पर जैसे उसकी 12वीं क्लास का रिजल्ट आता है तो यह रिजल्ट सीधा उसके पिता के पास पहुंच जाता है, क्योंकि पिता को अपने बेटे की 12वीं क्लास करने की बड़ी जल्दी थी और इसी वजह से वह खुद से उसका रिजल्ट देखने लगता है। अब जैसे बेटे का रिजल्ट आया था तो रिजल्ट में पूरे सब्जेक्टों में बेटा फेल हो गया था और इस बात को देखकर पिता को गुस्सा आने लगता है, क्योंकि उसने अपने बेटे के लिए किसी भी चीज की कोई कमी नहीं छोड़ी और 12वीं क्लास में तो पूरे साल भर उसने कई तरह के ट्यूशन लगवा रखे थे सभी सब्जेक्टों के, और उसके बावजूद भी वो फेल हो गया, क्योंकि वह अपने पिता से ट्यूशन के बहाना करके भी पैसे ले जाया करता और उन सभी पैसों को क्लब के खर्चे में उड़ा दिया करता। यहाँ पर पिता को तो ये लग रहा था कि बेटा अच्छी तरह से पढ़ाई लिखाई करता है, रात भर वह दोस्तों के साथ ग्रुप स्टडी करता है, लेकिन बेटा कई तरह के नशे में पड़ गया था और ऊपर से वह क्लब भी जाने लगा था और पिता को पूरी तरह से गुमराह कर रहा था। इसके बाद पिता बड़े गुस्से में अपने बेटे के पास जाता है सुबह सुबह और वह अपने कमरे में अभी सोया हुआ था। इसके बाद पिता उसे धमकाते हुए जगाता है और कहता है कि बेटा ये तुम्हारा रिजल्ट है और तुम इस तरह से फेल क्यों हो गए, वो भी सभी सब्जेक्ट में, एक आध में तो पास हो जाते। अब इस बात को सुनकर जो बेटा रोहन होता है वह अपने रिजल्ट की तरफ देखता है, लेकिन उसे फेल होने का कोई भी गम नहीं है, क्योंकि उसको तो केवल अपने मौज मस्ती से मतलब है और अपने आप को सबसे अच्छा कहलाने से उसे मतलब है। वो पिता की तरफ देखता है और देखने के बाद अपना सर नीचे की तरफ कर लेता है, लेकिन इस बात का कोई भी जवाब अपने पिता को नहीं देता है। अब पिता इस बात को सुनकर और भी ज्यादा परेशान हो जाता है और अपने बेटे की तरफ गुस्से भरी निगाहों से देखने लगता है। वह कहता है कि क्या है ये, इसका कोई तो जवाब होगा तुम्हारे पास। लेकिन बेटा एकदम से चुप्पी साध लेता है और कुछ भी उससे नहीं कहता है। जब पिता घर के अंदर तेज आवाज में बात करता है तो यहाँ पर जो चंद्रशेखर होता है उसकी पत्नी भी वहां पर आ जाती है, यानी कि रोहन की माँ, और वह भी ये सब कुछ देख रही थी, लेकिन उसे अपने
पति से डर लग रहा था, क्योंकि उसका पति आज काफी ज्यादा गुस्सा है और आज तक वह अपने बेटे से इस तरह से नहीं चिल्लाया है। तो उसके बाद वह चुपचाप खड़ी हो जाती है। पिता कई बार उससे पूछता है, लेकिन बेटा नीचे की तरफ सर करके चुपचाप खड़ा हुआ था। और इसके बाद पिता का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है और वह उसे जोर जोर से धमकाकर कहने लगता है कि अगर ऐसी बात है तो इस घर को छोड़कर चला जा, यहां पर तुम्हें रहने की कोई भी जरूरत नहीं है। पिता के पैसों पर तो ऐश कर रहा है ना, अगर इस तरह से तेरा रवैया चलता रहा तो फिर तेरी जिंदगी पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगी, क्योंकि मुझे पता है तू अपने दोस्तों के साथ घूमने में टाइम व्यतीत किया करता था और इसी वजह से तू पूरी तरह से फेल हो गया है। ऐसा कहकर उसे घर से निकलने के लिए बोलकर पिता वहां से चला जाता है गुस्से में। लेकिन यहां पर जो रोहन होता है उसे अपने पिता की ये सारी बातें बुरी लग गई थी, क्योंकि अब तक उसके दोस्त उसकी वाहवाही किया करते थे और वह उसे ही सबसे अच्छा बताया करते थे। लेकिन जब पिता ने उसे डांटा तो उसके बाद जो रोहन होता है अपने कमरे से अपने बैग में अपना छोटा मोटा सामान पैक करता है और घर छोड़कर जाने लगता है। माँ उसे रोकना चाहती है और उससे कहती भी है कि बेटा तेरे पिता ने तो वैसे ही बोल दिया है, तो रुक जा। लेकिन यहां पर बेटा उससे मना कर देता है और कहता है जब पिताजी बोल रहे हैं कि मुझे घर से चला जाना चाहिए तो मैं घर से जा रहा हूं और फिर देख लेना, वापस कभी भी नहीं लौटूंगा। इस बात को पिता भी सुन लेता है जो भी दरवाजे के बाहर ही था और उसके बाद तुरंत वह अंदर आ जाता है। सबसे पहले वह अपनी पत्नी को धमकाता है, कहता है कि तुम इसे रोक क्यों रही हो, जब ये अपनी मर्जी से जा रहा तो बेशक से चला जाए, हमें कोई भी मतलब नहीं है। ऐसा कहकर वह अपनी पत्नी को तो चुप करा देता है। लेकिन तभी जो उसका बेटा रोहन होता है इकलौता, वह बैग को लेकर बाहर की तरफ निकलने लगता है। तभी उसका पिता उसे रोकता है और कहता है कि सुनो बेटा, अगर घर से बाहर जा रहे हो तो एक बात को गांठ मारकर रख लो कि जब तक तुम कामयाब ना हो जाओ उससे पहले इस घर के अंदर कदम रखने की कोशिश मत करना, क्योंकि उससे पहले मैं तुम्हें इस घर के अंदर नहीं रहने दूंगा। अब इस बात को सुनकर जो बेटा होता है वह कुछ भी नहीं बोलता है और चुपचाप घर से बाहर निकल जाता है। पिता को गुस्सा तो बहुत आ रहा था, लेकिन फिर भी वो सोच लेता है कि इस तरह से आवारा बनने से तो अच्छा है कि घर से ही चला जाए, हो सकता है शायद कामयाब होकर वापस लौटे। यह सोचकर पिता भी चुपचाप रह जाता है और यहाँ पर दोनों पति पत्नी घर के अंदर आराम से रहने लगते हैं। बेटा घर से निकलता है और घर से निकलने के बाद सोचने लगता है कि पिताजी तो मुझे 2-3 दिन बाद अपने आप बुला लेंगे, क्योंकि वो मुझसे बहुत ज्यादा प्यार किया करते हैं। बस मुझे 2-3 दिन घर से बाहर रहने का इंतजाम करना है ताकि पिता मुझसे माफी मांगकर मुझे घर के अंदर बुला ले। यही सोचकर वह अपने उस दोस्त के पास फोन करता है जिसका नाम प्रथम होता है और कहने लगता है कि यार मैं फेल हो गया और पिताजी ने मुझे घर से बाहर निकाल दिया है, 1-2 दिन क्या मैं तेरे घर पे रह सकता हूं। लेकिन वो दोस्त जिसने अब तक उसके पैसों पर ऐश किया था वो साफ साफ मना कर देता है, कहता है कि यार मेरे घर पे तू कैसे रह सकता है, मेरे पिता ये बात बिल्कुल भी नहीं मानेंगे और घर वाले चिल्ला कर पड़ेंगे। इस बात को सुनकर जो रोहन होता है वह एकदम से चुपचाप रह जाता है और उसे अपनी दोस्त की असलियत महसूस होने लगती है। लेकिन उसके बाद वो सोचता है कि हो सकता है इसकी मजबूरी हो और अपने किसी और दोस्त के पास फोन करता हूं। तो जितने भी दोस्त उसके ग्रुप में होते हैं उन सभी के पास वह बारी बारी फोन करता है और वो सभी लोग तरह तरह के बहाने बना देते हैं जिन पर आज तक रोहन अपने पिता के पैसों को ऐसे खर्च करता आया था जैसे मानो कि वो उनके हक के ही पैसे हों। इस बात को देखकर जो रोहन होता है पूरी तरह से मायूस हो जाता है और इधर उधर घूमने लगता है। वह सोचता है कि क्या करूं और क्या करना चाहिए, और इसी कसमोकस में धीरे धीरे शाम हो जाती है। लेकिन शाम के समय वह ऐसे ही बाहर नहीं रह सकता और पिता से वह खुद ही घर छोड़कर आया था तो उससे भी कुछ भी बात नहीं कर सकता। तो इसी वजह से जो रोहन होता है वह अपने लिए इधर उधर कमरा ढूंढने लगता है, क्योंकि कुछ पैसे उसके बैग में पड़े हुए हैं और उन पैसों से वो खाने पीने का इंतजाम भी कर लेगा और 1-2 दिन तो बाहर बिता ही लेगा। वहीं पर एक लॉज होता है जिस लॉज के अंदर उसे काफी कम रेट में एक कमरा मिल जाता है रहने के लिए, जहां पर वो आराम से चैन की नींद ले सकता था और 2-3 दिन तक वहां पर आराम से रह सकता था उन पैसों में। इसी बात को सोचकर यहां पर जो रोहन होता है उस लॉज में अपने ठहरने का इंतजाम कर लेता है और उसके बाद बाहर से सस्ती जगहों से खाना लेकर खाने लगता है। खाना तो वह खाता है लेकिन मन ही मन सोच रहा है कि पिताजी मुझ पर फोन कर देंगे और कोई भी कैसी भी दिक्कत नहीं है, रात भर में ही उनकी अकल ठिकाने आ जाएगी और वो मुझे मना कर वापस बुला लेंगे। लेकिन पूरी रात भर ऐसे बीत जाती है और उसके पिता का कोई भी फोन उसके पास नहीं आता है। बेटा लॉज के अंदर रह रहा था लेकिन घर पर मां का रो रो कर बुरा हाल था और वह अपने पति से कहने लगती है कि बेटे को फोन कर लो, लेकिन पति उसे समझाने लगता है क्योंकि जब बेटा घर छोड़कर चला गया था तो उसके बाद उसने अपने बेटे की तहकीकात करी और जब ड्राइवर से सख्ती से ये बात पूछी कि बेटा कहां कहां जाया करता था तो उसने सारा का सारा भेद उगल दिया था। और इन सभी बातों को सुनने के बाद अब पिता ने फैसला कर लिया था कि बेटा चाहे आए वापस या ना आए, अगर आए तो कामयाब होकर आए, उससे पहले मैं उसे नहीं बुलाने वाला। यह बात कहकर चंद्रशेखर ने अपनी पत्नी से भी बोल दिया था और पत्नी भी चुपचाप रह जाती है क्योंकि उसके पति ने जो फैसला कर दिया वो अटल हुआ करता था। काफी दिनों से वो यही चीज करती हुई आ रही थी। धीरे धीरे ये रात बीत जाती है लेकिन अभी तक उसके पिता का कोई भी फोन नहीं आया था और इसके बाद दूसरे दिन सुबह सुबह उठकर वह अपना चाय नाश्ता करता है जैसा भी उससे बनता है और उसके बाद फिर से वेट करने लगता है। लेकिन 2 दिन कंप्लीट होने के बाद भी उसके पिता का कोई फोन नहीं आता है और उसके पास जितने भी पैसे थे वो सारे पैसे पूरी तरह से खत्म हो गए थे। अब यह सब कुछ देखते हुए जो रोहन होता है उसको थोड़ी सी घबराहट होने लगती है और उसे लगता
करता है कि सच में पिता ने मुझे घर से निकाल दिया है और अब तो कुछ ना कुछ बनना होगा। यही बात सोचकर वह रात भर सोचता रहता है और रात भर सोचने के बाद उसके दिमाग में एक आइडिया आता है। वह सोचता है कि पहले कोई छोटा बिजनेस करता हूं, क्योंकि अगर मैं कहीं पर नौकरी करूंगा तो मुझे इतने पैसे नहीं मिलेंगे, लेकिन बिजनेस करने के लिए उसे पैसे चाहिए और पैसे उसके पास फिलहाल है नहीं। तभी उसका ख्याल आता है उसको फोन को देखकर, और वो फोन काफी ज्यादा महंगा था। तो इसी वजह से रोहन सोचता है कि कल जाकर पहले इस फोन को बेचूंगा और उसके बाद कोई छोटा मोटा बिजनेस करने की कोशिश करूंगा। यही सोचकर जो रोहन होता है रात को सो जाता है और दूसरे दिन सुबह उठकर वैसा ही करता है। पहले जाकर अपने फोन को बेचता है और फोन को बेचने के बाद तकरीबन उसको 4000 रुपए मिल गए थे और इन 4000 रुपयों से अब वह कोई छोटा मोटा बिजनेस करना चाहता है। बिजनेस को ढूंढने के लिए वह रोड पर इधर उधर घूम रहा था और घूमते घूमते अचानक से उसे एक भेलपुरी वाला दिखाई देता है। वह भेलपुरी वाले के पास जाता है और उन 4000 रुपयों में से कुछ रुपए की उससे भेलपुरी लेता है और उससे बातचीत करने लगता है कि कितना पैसा कमा लिया करते हो और कितनी आमदनी हो जाती है और यह सामान कितने का आ जाएगा। तो यहां पर जो भेलपुरी वाला होता है उसे सारी जानकारी दे देता है और इसके बाद जो रोहन होता है वह भेलपुरी का बिजनेस करने लगता है। उन सामानों को खरीदता है और खरीदने के बाद रोड साइड ऐसे ही खड़ा होकर भेलपुरी का काम करता है। धीरे धीरे उन पैसों से उसे कुछ मुनाफा होता है, क्योंकि उसका ज्यादा कोई खर्चा नहीं था, बस लॉज का खर्चा आया करता था और खाने पीने का खर्चा आया करता था। जबकि यहां से भेलपुरी के काम से वह अच्छा खासा मुनाफा कमा लेता है और लगभग 2 महीने इस काम को करने के बाद इस काम को छोड़ देता है और उसके बाद एक दूसरा बिजनेस पकड़ता है। उस दूसरे बिजनेस को करने के बाद भी उससे कुछ एक्स्ट्रा पैसे कमाता है और उसके बाद उसके पास इतने पैसे हो जाते हैं कि वह अपने लिए एक गाड़ी खरीद सकता है, क्योंकि उसके दिमाग में एक और बिजनेस था कि वह टैक्सी का बिजनेस करेगा तो अच्छा खासा मुनाफा कमा सकता है। तो उस गाड़ी को वह टैक्सी में चलाने लगता है और धीरे धीरे करके इन बातों को लगभग 5 साल बीत जाते हैं। लेकिन 5 साल के अंदर उसने मुंबई के अंदर अपनी एक बहुत बड़ी टैक्सी सर्विस चालू कर दी थी, जिसके अंदर से वह अच्छे खासे मुनाफे कमा लिया करता था। वह अक्सर अब रोड पर जाया करता है तो गरीब लोगों के लिए उसके दिमाग में इज्जत रहा करती है, क्योंकि उसने गरीबी देखी है। लेकिन 5 साल के बाद उसे अचानक से एक दिन अपने पिता की याद आती है, क्योंकि एक छोटा सा बच्चा अपने पिता की गोद में बैठकर स्कूल जा रहा था और जैसे रोहन अपने टैक्सी वाले ऑफिस पर जा रहा था तो उसी दौरान उसकी नजर उस छोटे से बच्चे पर पड़ती है और वह जैसे उसके पिता को देखता है तो उसे भी अपने पिता की याद आने लगती है। अब तक उसने इतना पैसा कमा लिया था कि अपने पैसों से उसने अपना घर बना लिया था और साथ में उसके पास आलीशान ऑफिस है, लेकिन अब तक वह अपने पिता के पास इसलिए नहीं गया था क्योंकि उसका अहंकार उसके बीच में आ रहा था। लेकिन आज जैसे इस बाप बेटे को वो देखता है तो उसका अहंकार पूरी तरह से खत्म हो जाता है और उसके बाद जो रोहन होता है वहां से सीधा अपने पिता के पास जाने की कोशिश करता है। सोचता है कि चाहे जो भी हो जाए आज तो मैं अपने पिता के पास जाकर रहूंगा, क्योंकि मुझे 5 साल हो गए हैं उनसे दूर जाए हुए। इसके बाद रोहन अपनी गाड़ी में बैठता है, जो गाड़ी उसने अपने पर्सनल काम के लिए ले रखी है, और सीधा अपने घर पर पहुंच जाता है, जो पुराना घर जिसके अंदर उसका बचपन बीता है। और जैसे वो घर के सामने पहुंचता है तो उसकी आंखों से आंसू टपकने लगते हैं, क्योंकि यह घर उसके पिता का है और यहां पर उसका बचपन बीता है, तो बचपन की सारी यादें उसको आने लगती हैं। इसके बाद वह दरवाजा खटखटाता है और यहां से उसकी जो मां होती है किरण, वह दरवाजा खोलती है और अपने बेटे को देखकर एकदम से खिल उठती है। वह सोचने लगती है कि चलो अच्छा हुआ बेटा वापस आ गया, और उसके बाद उसे घर के अंदर ले जाने लगती है। लेकिन तभी पीछे से जो रोहन का पिता होता है वह कड़कदार आवाज में पूछने लगता है कि कौन है। तो यहां पर मां कहती है कि हमारा बेटा है और वह दरवाजे पर आया है। इस बात को सुनकर पिता दरवाजे पर आ जाता है और कहने लगता है कि हाँ बताओ तुम कितने कामयाब हुए जो यहां पर वापस लौट कर आ गए। अब पिता के इस कड़क लहजे को देखकर बेटा एकदम से चुपचाप रह जाता है और उसके बाद अपनी जेब से एक कार्ड निकाल कर देता है, जो कि और किसी का नहीं रोहन का ही कार्ड था, जो कि उसकी टैक्सी सर्विस का था। जैसे ही यहां पर पिता को रोहन उस कार्ड को देता है तो यहां पर पिता समझ जाता है, क्योंकि अब तक जो पिता था वह अपने बेटे पर पूरी तरह से निगरानी रख रहा था और जगह जगह पर उसे सहारा भी दे रहा था। वो तो केवल उसको इतना मजबूत बनाना चाहता था ताकि उसके जाने के बाद वह अपनी जिंदगी को आराम से व्यतीत कर सके और कोई भी दिक्कत ना हो। इस टैक्सी सर्विस के कार्ड को देखकर वह समझ जाता है कि बेटा अच्छे से कामयाब हो गया है, और उसके बाद कहने लगता है कि ठीक है अगर तुम कामयाब हो गए हो तो इस घर के अंदर आ सकते हो और यहां पर रह सकते हो। अब बेटा काफी देर से अपने माता पिता के इस व्यवहार को देख रहा था और एकदम से उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं, क्योंकि वर्षों से जो गुस्से में तब्दील करके उसने प्यार को दबा रखा था वह बाहर निकल आता है। और इसके बाद वह अपने पिता के गले लग जाता है, कहता है कि पिताजी आपने जिंदगी के असली मायने मुझे समझाए हैं और आप चिंता मत करो, आज से मैं अपनी जिंदगी को इसी तरह से मेहनत और ईमानदारी से जीऊंगा और आपको कभी भी शिकायत का मौका नहीं दूंगा। आज तक भी यहाँ पर जो चंद्रशेखर उसकी पत्नी है वह अपने बच्चे के साथ रहा करते हैं, लेकिन यहाँ पर जो रोहन होता है वह पूरी तरह से जिम्मेवार हो गया है, अपने से छोटे लोगों को भी समझने लगा है और बड़ों के साथ भी अच्छी तरह से व्यवहार किया करता है। तो दोस्तों ये थी आज की कहानी, आपको जैसी भी लगी हो कमेंट सेक्शन में बता देना। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हमें थोड़ा सा हौसला मिल सके आप लोगों के लिए ऐसे अच्छे वीडियो बनाने के लिए। इन कहानियों को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना बिल्कुल भी नहीं है। ये कहानी आपको इसलिए सुनाई जाती है ताकि
आप लोग इन कहानियों में से कुछ ना कुछ सीख सको और अपने जीवन में उस चीज़ को अप्लाई कर सको। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय हिंदुस्तान।